नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक नए सेशन में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे भारत के जो नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय, उसके जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं उनके बारे में को पता होगा। अगर पता नहीं होगा तो इस सेशन से आपको पता चल जाएगा। उससे पहले वीडियो में अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या खबर है और क्या न्यूज है। तो यहाँ पे सीजीआई जो अभी करेंट में, अभी जो अभी वर्तमान में यहाँ पे सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और संजीव खन्ना ने क्या किया है, रिकमेंड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस बी आर गवई एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बी आर गवई को नेक्स्ट मतलब अगला जो चीफ जस्टिस बनने के लिए यहाँ जो रिकमेंडेशन है, ये भेजा गया है संजीव खन्ना जी के द्वारा। ठीक है, तो माननीय जस्टिस के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, अब ये इनके नाम पे क्यों भेजा गया है, क्योंकि ये रैंकिंग में भी सेकंड नंबर पे ही है। ठीक है, तो जो हेरारकी होती है, आपको पता होगा जुडिशियरी में ज्यादा हेरारकी से सिस्टम चलता है, तो उसके अंदर जो हेरारकी है तो उसमें ये सेकंड नंबर पे ही है। चलिए, तो ये होने वाले हैं जस्टिस बी आर गवई, नेक्स्ट जो है अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। इनके बारे में जरा देख लें। तो 14 मई को सीजीआई का पदभार ये संभालेंगे बतौर सीजीआई। 6 महीने और 7 महीने के आसपास इनका कार्यकाल रहने वाला है। 23 नवंबर को ये रिटायर भी हो जाएंगे। थोड़ा छोटा कार्यकाल ही है, लेकिन फिर भी ये आने वाले हैं नेक्स्ट सीजीआई के रूप में। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मई 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। धीरे धीरे प्रमोशन होते गया, सीनियर होते गए, तो फिर इनको चीफ जस्टिस बनाया गया है यहाँ उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट जरा देख ले इनके कुछ बयान पे जरा नजर डालिएगा, क्योंकि आगे चीफ जस्टिस होने वाले हैं, तो कुछ इनके जो पहले से जो बयान है उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की कार्यशैली और किस तरह का ये न्याय में भरोसा रखते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, जुडिशियरी की स्वतंत्रता। वही टर्म जो मैंने कल वाले वीडियो में यूज किया था, जिसके बारे में उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब हैं उन्होंने भी बोला है। वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। आई बटन के पास आपको वो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बहुत ही डिटेल में उस वीडियो को समझाया गया है कि किस तरह से हमारे सरकार की अलग अलग संस्थाएं जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, वो आपस में टकराहट तक पहुंच गई हैं, और उनके बीच में एक तरह का जो पावर क्लैश है वो होने जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, तो इसके बीच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वो वीडियो जरूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो इनका बयान है, जुडिशियरी की स्वतंत्रता मतलब जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होने चाहिए। किसी भी तरह से सरकार या फिर जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उनका उसमें हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मान लीजिए कि अगर उसके अंदर वो क्या करेंगे, किसी तरह से डिस्टरबेंस करेंगे, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सरकार के आदमी अगर जुडिशियरी में आ जाएंगे, तो सरकार का कोई भी मामला होगा तो वो जज जो जस्टिस होंगे वो क्या करेंगे, उनके पक्ष में फैसला सुनाएंगे। जैसा कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी ने जो अपने मर्जी के जज थे उनको जस्टिस बना दिया था, जबकि उस समय सीनियर में हंसराज खन्ना जी जो थे, जो अभी वर्तमान में संजीव खन्ना जी हैं, इनके यहाँ पे चाचा थे। ध्यान रखिएगा, ये संजीव खन्ना जो है इनके चाचा जी ही सीनियोरिटी के हिसाब से। ठीक है, सीनियर ज्यादा वही थे हंसराज खन्ना जी, लेकिन उनको नहीं बना करके इंदिरा गांधी ने अपने मन से जो उनके पसंदीदा थे उनको बनाई, और बाद में उनके पक्ष में बहुत सारा फैसला भी आया। उसके बाद से फिर जुडिशियरी थोड़ा सरकार को लेके और स्ट्रिक्ट भी हो गया, कड़ा भी हो गया, कड़ा रुख और बहिष्कार वाले मोड में भी आ गया था। ठीक है, तो उस पर हमने डिस्कस किया है, जरूर देखें, वो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, तो जुडिशियरी की स्वतंत्रता पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए, या फिर विधायी अतिक्रमण हो। विधायिका के द्वारा भी कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, कार्यकारी हस्तक्षेप के जरिए हो। निष्पक्ष न्याय की धारणा को कमजोर करता है। अगर ये सब होगा तो हम न्याय को निष्पक्ष नहीं कर पाएंगे। इनके बारे में बता दें, इनके पिताजी जो है कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे हैं, लगभग 40 वर्षों तक कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। राज्यपाल भी बनाए गए हैं। इनके जो अभी भाई हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इसके पीछे इस कारण इनका एक बयान भी चर्चा में आया था, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि राहुल गांधी का केस ये सुन रहे थे, तो उस समय इन्होंने उस केस से खुद को बाहर निकालने की यहाँ पे बात की थी कि मैं इस केस को सही से नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर परिवार में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। तो
उसको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अगला इनका बयान है, असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो लोकतंत्र की इमारत ढह जाएगी। मतलब लोकतंत्र जो है उसके अंदर जो असमानता है उसको खत्म करना है, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर एक बयान जो बहुत ज्यादा चर्चा में था, देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है, जबकि अधिकतर लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे। तो यहाँ निशाना आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ निशाना कहाँ है, तो ये पूंजीवादियों के तरफ निशाना है, बिजनेस जो मैग्नेट्स हैं उनके तरफ निशाना है। ठीक है, इन असमानताओं को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र की इमारत ढह जाए। तो वही थोड़ा इनका रवैया आप समझ सकते हैं इनके बयानों से भी। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इनके बारे में कि आखिर ये है कौन। तो न्यायमूर्ति है बी आर गवई, इनके नाम पे यहाँ अगला सीजेआई होने वाले हैं, प्रस्तावित हो गया है, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश है, विधि मंत्रालय को भी भेज दी गई है, और 52वें न्यायाधीश बनेंगे, यहाँ पे इनके नाम पे ओके हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे संजीव खन्ना के द्वारा इनको इनके नाम को भेजा गया था, जो कि 13 मई को यहाँ सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अब देखिए 13 मई को जाने वाले हैं, और आपको पता है, थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो, तो जो कोई भी, मान लीजिए आप ही बैटिंग कर रहे हैं, आप क्रिकेट के गेम में है, बैटिंग कर रहे हैं, अगर लास्ट बॉल ही है, आपके पूरे करियर का लास्ट बॉल है, तो आप चाहते हैं कि लास्ट बॉल को थोड़ा यादगार बनाया जाए, थोड़ा छक्का ही मार दिया जाए, इसको मैक्सिमम के लिए भेज दिया जाए। तो ऐसा होता है, ऐसा अक्सर देखा गया है, मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो जस्टिस लोग होते हैं, जो अपने आखिरी समय में होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक फैसला जरूर देते हैं। तो क्या पता अभी वक्फ का मामला चल रहा है, तो वक्फ का मामले में कोई ऐतिहासिक फैसला संजीव खन्ना के द्वारा दिया जाए, तो आप लोग चौंकिएगा मत, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, परंपरा के अनुसार यहाँ पे पदस्थ मुख्य न्यायाधीश जो रहते हैं, वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, हमने बताया है कि सीनियरिटी में भी ये सेकंड नंबर पे है, तो इन्हीं का नाम जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो बी आर गवई है, बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं, वर्तमान में जो नेशनल महाराष्ट्र का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें कुलपति के रूप में भी कार्यरत है। साथ ही साथ जो नालसा है, नालसा जो नेशनल यहाँ पे लॉ है, तो उसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, अथॉरिटी, लॉ अथॉरिटी, उसके यहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ अगर इनके बारे में थोड़ा, इनके जीवन के बारे में देखा जाए, तो 1960 में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी जो है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो गवई गुट है उसके नेता है, पूर्व सांसद रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको राज्यपाल और सांसद भी बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजेंद्र गवई जो है ये राजनेता है, और ये भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर इनके बारे में देखा जाए, तो इनका पूरा का पूरा परिवार जो है भीमराव अंबेडकर से प्रेरित है, और बौद्ध धर्म का पालन करता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यह भारत के सेकंड, दूसरे दलित कम्युनिटी से आने वाले यहाँ पे न्यायाधीश हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, दलित कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, उसके बाद जीवन में इनकी जो पढ़ाई है उसके बारे में देखा जाए, तो 85 में वकालत शुरू की। उसके बाद आगे इन्होंने अलग अलग जो यहाँ बार है उनके साथ काम किया। 1990 तक यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते रहे। उसके बाद फिर जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट में 2019 में आए, और फिर अब जाके 2025 में यहाँ सीजेआई बनने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी इनके बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। ठीक है, यहाँ पे इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ के लिखा गया है, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। जन्म हुआ है 1960 में, यहाँ अमरावती में। 1985 में कानूनी करियर की शुरुआत की, 87 से 90 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में यहाँ पे प्रैक्टिस की वकील के रूप में। उसके बाद फिर आगे देखे 2003 में तो यहाँ एडिशनल जज बनाए गए बॉम्बे हाई कोर्ट में ही। उसके बाद फिर 2005 में देखा जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट में परमानेंट जज हो गए। उसके बाद फिर आगे जाकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए 2019 में। उसके बाद फिर आगे जाके 2025 में अब सीजेआई। अगर फैसले के बारे में देखा जाए, तो राम मंदिर और बाबरी मंदिर का जो बाबरी मस्जिद का, माफ करिएगा, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, उनके अंदर भी इनका यहाँ पे नाम था, ये भी वहां बेंच के अंदर थे। ठीक है, उसके बाद नोटबंदी जो हुई थी, आप लोगों को पता होगा, मोदी जी आए थे और बोले थे भाइयों बहनों कल से नोटबंदी हो जाएगी, इस तरह का कुछ बयान मोदी जी के द्वारा दिया गया था। तो नोटबंदी को भी वैध ही इन्होंने ठहराया था कि हाँ, नोटबंदी जो है वो वैलिड है, कोई इसके अंदर किसी तरह का झोल नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ मामला हो, तो उसके अंदर भी इन्होंने बोला था कि ईडब्ल्यूएस भी जो है ये भी सही है, क्योंकि आर्थिक रूप से कुछ कमजोर वर्ग के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में भी हैं। साथ ही साथ उसके बाद बुलडोजर राज पे भी इनका बहुत ही कड़ा रुख था कि बुलडोजर राज नहीं होना चाहिए। इस तरह से कुछ इनके फैसले हैं। चलिए जरा फैसलों को डिस्कस ही कर लिया जाए, जब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, कुछ इनके फैसलों पे नजर डाल लेते हैं।
तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कई संवैधानिक पीठ का हिस्सा रहे हैं और उनके अलग अलग यहाँ पे फैसले रहे हैं। चला देख लिया जाए फटाफट। तो यहाँ पे जस्टिस गवाई जो है 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे। 2023 में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल हटा था, उसके फैसले में भी यहाँ सर्वसम्मति से बरकरार रखा गया था और इन्होंने उसके पक्ष में फैसला दिया था। मतलब 370 हटने के पक्ष में, 370 हटाने के पक्ष में यहाँ पे फैसला दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा इनके द्वारा। ठीक है। इसके बाद राजनीति वित्त पोषण के लिए चुनावी बॉन्ड, हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना जो आया था उसको रद्द कर दिया गया था। इसके अंदर भी इलेक्टोरल बॉन्ड, बहुत आप लोगों ने सुना होगा, उस समय तो बहुत न्यूज में चल रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा कॉन्सेप्ट, है ना, कि कोई भी अगर संस्था है वो किसी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पे पैसा देती है तो वो खुद को ट्रांसपेरेंट रखे, अपने नाम को सामने लाए, छिपके क्या देना है, जब आप लोग पैसा दे ही रहे हैं तो सामने दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने नोटबंदी के बारे में देख ही लिया। तो नोटबंदी का जो 2016 में 1000 और 500 का नोट बंद हुआ था, 2000 का नोट आया था, उसको 4-1 के बहुमत से केंद्र के पक्ष में फैसला दिया गया था। उसके अंदर भी इनकी सहमति थी। उसके बाद आगे देखा जाए तो 6-1 से यह माना जाता है कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। मतलब कि एससी एसटी जो है उनके अंदर भी सब क्लास, ठीक है, जैसे एससी एसटी में बहुत सारी कम्युनिटी है। सपोज एससी एसटी में अगर देखा जाए लगभग लगभग तो 200 प्लस, मतलब 200 से ज्यादा कम्युनिटी है। लेकिन इसमें असली जो इसका फायदा है वो ऊपर की 10-12 कम्युनिटी ही उठा पा रही है। बाकी नीचे के कम्युनिटी के पास तो किसी भी तरह का जो सुविधा है वो पहुंच ही नहीं पा रहा। तो इसके अंदर भी सब क्लास होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था, कि ताकि जो अभी बहुत ज्यादा नीचे हैं, जिन तक अभी भी सुविधा नहीं पहुंच पाई, अभी भी जो समाज में समानता बरकरार है, उसको यहाँ पे सही किया जा सके। और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़े हो उनके पक्ष में। ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक जो पीठ थी, उनमें ये थे जहाँ पे अपर्याप्त रूप से मुहर लगे समझौते में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के दोष को ठीक किया जा सकता है और अनुबंध को अवैध नहीं बनाता है। तो यहाँ पे अनुबंध से जुड़ा हुआ जो मुहर लगा हुआ या फिर अपर्याप्त अपर्याप्त रूप से मुहर लगा हुआ समझौता था, उसके बीच में यहाँ भी मध्यस्थता की थी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि कारण बताओ नोटिस, ठीक है, कि बिना किसी संपत्ति को ध्वस्त किया जाए, बिना किसी नोटिस के। यही क्या है, यही तो है बुलडोजर। बुलडोजर जो है यही तो है। ठीक है। तो बुलडोजर क्या है कि बिना अगर आप नोटिस दिए, बिना नोटिस दिए किसी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में इनका फैसला आया था। और कारण बताओ नोटिस दिए बिना यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ठीक है। 15 दिन का समय दिया ही जाना चाहिए, कोई भी हो, किसी के भी घर पे आप बुलडोजर चलाने वाले हैं, ठीक है, बुलडोजर चलाइए। अवैध है तो बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए मामले में भी वन्य जीव और वृक्षों के संरक्षण से संबंधी मामलों में भी सुनवाई कर चुके हैं। मतलब कई तरह के अलग अलग तरह के यहाँ पे अलग अलग तरह का फैसलों में जो, उसके बाद हमने देखा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उसके अंदर भी इनका था। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग मामलों में इन्होंने यहाँ पे अपनी जो है फैसला दिया है। ठीक है। और यहाँ पे देखे सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर भी ऐतिहासिक टिप्पणी की थी। इन्होंने बोला था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक संवैधानिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। ऐसा ना हो कि न्यायपालिका के अंदर भी सरकार के लोग घुसने लगे। एनजेएसी हमने कल डिस्कस किया था, कल वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी है। दोनों पावर क्लैश क्यों हो रहा है, राजनीति पीछे से क्यों चल रही है, इस सब के बारे में बहुत डिटेल से और बहुत ही ए, हर एक जो अनुच्छेद है आर्टिकल को कोट करते हुए बहुत सारे रिपोर्ट्स के साथ मैंने वीडियो बनाया है, जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत कुछ उससे आपको जानने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का जो था उसको भी संवैधानिक यहाँ ठहराने वाला फैसला इन्होंने दिया ही था, जिसमें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, उन्हें 10% आरक्षण दिया जाता है। 5 जजों की बेंच थी और इन्होंने यहाँ कहा था कि जो आरक्षण है वो अब केवल सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े जो तबके हैं उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बोल करके इस बयान के साथ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के पक्ष में यहाँ पे गए थे। उसके बाद पर्यावरण और विकास के संतुलन पर भी फैसला दिया था। इन्होंने बोला था कि विकास आवश्यक है, लेकिन उस विकास की कीमत यहाँ प्रकृति को तबाह करके नहीं हो सकती। कि ऐसा नहीं कि विकास के लिए पूरे के पूरे पर्यावरण को ही हम नष्ट कर दें, खत्म कर दें।
उससे तो फिर हम रहने लायक ही नहीं रहेंगे, हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। तो वो विकास हमें कहाँ ले जाएगा? वो विकास हमारे अंत की ओर जाएगा। हमको अरे अंत की ओर विकास नहीं करना है, हमको फलने फूलने के लिए विकास करना है ना। उसके बाद प्रेस की जो स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक मूल्य है, इसके ऊपर भी इन्होंने बोला था कि किसी भी तरह का स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है, उसे डराने धमकाने के प्रयास जो है अस्वीकार्य है। इस तरह से बहुत सारा मीडिया हाउस में यहाँ पे मानहानि का मामला हुआ, जिसमें यहाँ पे बोला जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को छीना गया है। मीडिया भी आप लोग देखते होंगे कि कुछ दिनों से यहाँ मीडिया भी क्या है, दो टुकड़े में बट गया है। एक मीडिया है जो सिर्फ सरकार के तारीफ में बातें करती है, और दूसरी मीडिया है जो सरकार के विपक्ष में बातें करती है। चाहे कुछ भी हो, एक का काम है कि सरकार की बस तारीफ करते रहो, और दूसरे का काम है कि बस सरकार का क्या करते रहो, यहाँ पे बुराई करते रहो। तो इस तरह से बटा हुआ है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है फोर्थ पिलर है हमारा। फोर्थ पिलर को यहाँ पे क्या होना चाहिए? दोनों तरफ से तटस्थ होना चाहिए, यहाँ पे बीच में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दलित अधिकार है जो उसकी सुरक्षा और सामाजिक न्याय के भी पक्षधार रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जाति आधारित भेदभाव केवल संवैधानिक अपराध नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के खिलाफ भी है। तो यहाँ पे जो भी एस सी एक्टिव एस सी एस टी का एक्ट था, उसको लेकर फैसले को और सख्ती से बनाए रखा है, और उसकी आवश्यकता अभी भी बनी हुई है, अभी भी उसकी जरूरत है, क्योंकि समाज में अभी भी इस तरह का भेदभाव है। लोगों ने भी अपने आसपास अगर थोड़ा खुद को अपने जाति धर्म से अलग करके रखेंगे, और थोड़ी देर के लिए इस चीज को पूरे समाज में ऑब्जर्व करेंगे, तो पाएंगे कि हाँ, थोड़ा तो यहाँ पे अभी भी बाकी है, और कई कई इलाकों में तो बहुत ही ज्यादा है। चलते हैं थोड़ा वो विवादित मामला जो है उसके ऊपर सुनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे क्या हुआ था? एक आपराधिक मानहानि का मामला था, जिसमें राजीव गांधी के ये राहुल गांधी के ऊपर, माफ करिएगा, राहुल गांधी के ऊपर यहाँ सुनवाई करते हुए यहाँ पे गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया था। और सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की दो जज की जो बेंच थी, उसमें एक जज जो थे जस्टिस गगई भी थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने खुद को क्या किया? अलग करने का प्रस्ताव भी रखा था, और दूसरे जज पी के मिश्रा थे। तो इन्होंने बोला कि मुझे इस बेंच से अलग कर दिया जाए। क्यों अलग क्यों कर दिया जाए? क्योंकि इन्होंने बोला कि मेरे पिता जो है 40 वर्षों तक, 40 सालों तक कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वो अलग पार्टी के थे, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनके मदद से लोकसभा में गए, विधानसभा में गए। साथ ही साथ इनके जो अभी भाई हैं, वो तो अभी राजनीति में हैं ही, और कांग्रेस से जुड़े ही हुए हैं। तो इनका यह बैकग्राउंड जो है, यह क्या है? कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो क्या आप लोग तय करेंगे कि इस मामले को सुनना चाहिए कि नहीं? दोनों पक्ष की रजामंदी के बाद इन्होंने इस मामले को सुना था, और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा था। ठीक है। कि जो फैसला आया वो राहुल गांधी के पक्ष में ही आया था, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इनके पिता के बारे में देख लीजिए, जिनके बारे में इतना बात चल रहा है। तो जस्टिस बी आर गवई के पिता जो है, यहाँ रामकृष्ण सूर्य भान गवई जो है, ये महाराष्ट्र में वही अमरावती में यहाँ इनका जन्म हुआ है। दादा साहेब के नाम से जाने जाते थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो आरपीआई है, उसके संस्थापक थे। जो हमारे क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब अंबेडकर, उनके बहुत ही करीबी भी थे। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत करीबी थे। और यहाँ पे साल 2006 से 2011 के बीच केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, तब ये बिहार में, सिक्किम में और केरल में यहाँ पे आरएसपी जो है, यहाँ पे गवर्नर के रूप में भी गए थे, राज्यपाल के रूप में भी गए हैं। और राज्यपाल के ऊपर पता होता है, आपको पता होगा कि कांग्रेस का जो भी केंद्र की पार्टी होती है, उसका ही हाथ होता है, उसी के द्वारा भेजा जाता है। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं। अम्बेडकर जो हमारे बाबा साहब है, उनके ये बहुत ही करीबी हैं। नागपुर में दीक्षा भूमि जो स्मारक समिति है, उसके चेयरमैन भी रहे हैं। 64 से 98 के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे। अच्छा खासा इनका दखल था। आरपीआई नाम की इनकी पार्टी थी, आरपीआई नाम की इनकी पार्टी थी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर अमरावती से ये चुनाव भी लड़े और जीते भी। यही अब यहाँ पे कांग्रेस जो थी, पहले शुरुआत में जब भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब है वो यहाँ पे लड़े थे, तो कांग्रेस उनके विपक्ष में खड़ी थी। इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कांग्रेस कभी भी बाबा साहेब के पक्ष में नहीं रही है। इनको पहले शुरू में तो कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन फिर हिंदू कूट बिल पे जो यहाँ पे थोड़ा विवाद हुआ, उसके बाद बाबा साहेब ने खुद अपने से रेजिग्नेशन दे दिया, और बाद में कांग्रेस के साथ उनके संबंध बहुत ही बुरे हो गए। इसके बारे में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे भविष्य में। ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अपना विचार, जो भी आपके मन में थॉट्स है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कि हमारे जो चीफ जस्टिस आने वाले हैं, इनके बारे में, इनके जो पहले के बैकग्राउंड है, इनके जिस तरह से पारिवारिक संबंध है, तो किस तरह का फैसला इनके द्वारा दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी आप लोग चाहे तो अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूले, और जो इंपॉर्टेंट वीडियो है जो इसके साथ संबंधित होगा, उसको भी जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय